और यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र आपने देखा होगा ना, एकदम से ऐसे फ्लैट होता है, तो यहाँ पर सब कुछ सपाट दिखाते हैं। तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखा रहा है भाई, जब हमारा पृथ्वी ही गोल सपाट नहीं है तो इस प्रश्न को संबोधित करने का इसमें बेस्ट मार्ग क्या होगा। अब वो सोच रहा होगा कि भाई हमारी पृथ्वी तो गोल है, तो मानचित्र भैया तुम लोग कैसे सब कुछ सपाट दिखा दे रहे हो, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। पहला, सजीवता के साथ दिखाओ कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। मतलब आप उसको एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू दिखाइए, बच्चा आराम से समझेगा कि देखो भाई भले से पृथ्वी हमारी सपाट नहीं है फिर भी हम किस तरीके से मानचित्र पर इसको दिखा रहे हैं। तो आप ऐसे बातें करके मत बताइए, उसको एनिमेशन वीडियोस दिखाओ। और जब भी एनिमेशन की बात होती है वो आंसर हमेशा सही होता है। आप एनिमेटेड वीडियोस दिखाओगे ना, उसमें उसको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो विजुअली देख रहा है उस चीज़ को। बस विद्यार्थियों को मानचित्र मत दिखाओ, वही तो कन्फ्यूज़न है। आप ये भी मत कहो कि जाओ तुम खुद कारण का पता लगाओ, विद्यार्थियों को ग्लोब दिखाओ, नहीं। ये प्रॉब्लम का सिल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको निकालना है, आपको बच्चे पे नहीं छोड़ना है। एनिमेटेड सजीवता के साथ दिखाइए। सो ऑप्शन नंबर 1। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। इतना तो गारंटी है कि हर दिन हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वहां से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा। दूसरा है कि अभिकथन एंड तर्क, एजर्शन एंड रीजन, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ, मतलब आर्ट्स के साथ ऑब्वियस सी बात है ना, को रिलेशन है इसका, सभी जानते हैं। तो ये तो एकदम ही सही है, एजर्शन रीजन। और चित्रकलाएं, मूर्ति, प्रागैतिहासिक, ये सभी जो है हमारा सोशल साइंस की शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। तो अगर आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखें, 1 सेकेंड, हाँ, सोशल साइंस हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद आर्ट्स। जैसे कि पेंटिंग होगा, आपने पढ़ा ही होगा, स्कल्पचर्स, प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स एटसेट्रा रिप्रेजेंट प्रूफ ऑफ मेनी डोमेन्स। मतलब सोशल साइंस के ना बहुत सारे डोमेन्स हैं। आपने इसमें पेंटिंग्स, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्पकृतियां, तो इसका एक तरीके से देखा जाए तो सच में इसका आर्ट्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। मतलब कहीं ना कहीं इसने इस अभिकथन वाले लाइन को इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है इंडिविजुअली, बट ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या है। कई बार सही व्याख्या नहीं होता है, बस इंडिविजुअल स्टेटमेंट ही करेक्ट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कथन दिया है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। मैं हमेशा बोलती हूँ वन लाइनर के पीछे भागोगे तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस एजर्शन रीजन कभी नहीं कर पाओगे। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो है वो साक्ष्य आधारित होती है, अनुभविक होती है और सत्यापनीय होती है। मतलब एविडेंस बेस्ड होता है, वेरीफिएबल होता है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। 100% ये सही है। और इसका कथन जो है, इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। मतलब ये मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की तरफ लेकर जाएगा। एक सिंगल इवेंट हुआ, अब वो आपको मल्टीपल जो है इंटरप्रिटेशन की ओर लेकर जाएगा, मतलब बहुल व्याख्यान की ओर लेकर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक घटना, उसके आपको बहुत सारे उसके एक्सप्लेनेशन, उसके मीनिंग्स निकल सकते हैं। तो यस, ये दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर 4। इसमें इन लोगों ने मिक्स किया है, कहीं पे आपको हिस्ट्री मिलेगा, ज्योग्राफी एंड पेडागोजी। इसी तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 35 का हो गया 4। 36 देखिए, और ये आपका जेंडर से क्वेश्चन है। ये काफ़ी आसान है, हमने किया भी हुआ है। रोजिन एक महिला, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये डायरेक्ट पॉलिटी के जो टॉपिक्स हम जब पढ़ रहे थे, आपने ध्यान दिया होगा, रोजी वाला जो उसमें लिखा था जेंडर वाला, वहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और उसने क्या किया है, एनसीईआरटी सीटेट ने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, डायरेक्ट छाप दिया है। सोचिए, रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया। अब इसके पीछे पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि महिलाएं ना बहुत अच्छी नर्स होती हैं। एक तो वो बड़ी सॉफ्ट होती हैं, पेशेंस होता है, जबकि साइंस में तो बड़ा दिमाग लगता है, और महिलाएं जो हैं वो तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं, इसीलिए मैंने पुरुष का इंजीनियर के रूप में चित्र बनाया है। अब बताओ इस तरीके का स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है, बताइए। जेंडर कॉन्स्टेंसी, स्टीरियोटाइप, जेंडर टाइपिंग या फिर डिस्क्रिमिनेशन? पहचानिए। ये एक रूढ़िवादी सोच है। मैंने 1000 बार बोला है इस तरीके की चीज़ें कि महिलाएं जो हैं सॉफ्ट होती हैं, धैर्यवान होती हैं, पेशेंस होता है, वो जैसे कि संभालने का काम अच्छा करती हैं। ये एक रूढ़िवादी सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए कौन सी पैडागॉजी चल रही है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी मतलब एक तरीके से स्ट्रेटेजी सही होगा। देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो ना कि आपको बच्चों को इलेक्शन समझाना है, तो उसका सबसे बेस्ट होता है कि आप क्लास में ही एक तरीके से ड्रामा होता है ना इलेक्शन का, किसी को जनता बना दो, किसी को जो है विधायक, इस तरीके से वोटिंग सिस्टम जिस तरीके का पूरा प्रोसेस होता है, एक बार आप उनसे खुद करवा कर देखिए, सबसे बेस्ट होता है समझने का। ना कि आप बस मुंह से वर्बली बोलिए कि देखो बेटा इस तरीके से इलेक्शन होता है। उससे बेटर है कि आप अपने क्लास में ही एक ऑर्गेनाइज कर दो इलेक्शन, ठीक है, ये बेस्ट होता है। अब यहाँ पर पहला लिखा है कि बच्चों को भेज दो पड़ोस में सर्वे करने के लिए, वो नहीं समझेगा। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, जी हाँ, आपने क्या किया, क्लास में ही ऑर्गेनाइज कर दिया इलेक्शन इन द क्लास फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव। ये भी हो सकता है कि क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के लिए आप क्लास में इलेक्शन एक तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए, बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए, नहीं, उससे समझ में नहीं आएगा। जब हम बच्चे खुद करके सीखते हैं, मैंने जो SST का टैग वर्ड्स आपको बताया था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, जहाँ पर बच्चा खुद से करके सीखता है वो हमेशा ही बेस्ट होता है। ये व्याख्यान वाला वर्ड मैंने आपको बोला था हमेशा नेगेटिव होता है, ये कभी सही हो ही नहीं सकता है। टैग वर्ड्स का यूज़ कीजिए यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कम समय में हम ज़्यादा करेंगे। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाना है। तो इसके लिए क्या हमें जो है अभ्यास इस तरीके से करना होगा कि बच्चों को हम सेंसिटिव बनाएं, किसी का बच्चे जो है किसी को कुछ ऐसी वर्ड ना बोलें जिससे कि उनको दुख हो। तो इस पर आप एक उनको चलचित्र दिखा दो, वही डॉक्यूमेंट्री दिखा दो। और व्याख्यान देखिए, व्याख्यान वर्ड कभी भी सही नहीं होता है। एक तो आपको सेंसिटिव बनाना है, तो आप बच्चों को बस ऐसे बोल के नहीं समझा सकते हो। आदिवासी और चलवासी पशुचारियों पर सामूहिक चर्चा, एक डिस्कशन कर लो। पाठ्य पुस्तक वाली तो टेक्स्ट बुक में से पढ़ा दो, ये कभी सही नहीं होता है। देखिए, हमें क्या करना है, आदिवासी और चलवासी जो होते हैं उनके जीवन के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाना है। तो क्यों ना हम उनके जीवन से ही रिलेटेड बच्चों को डॉक्यूमेंट्री दिखा दें, इससे बच्चे काफ़ी उनसे जो है संवेदनशील भी बनेंगे और ये बेस्ट होता है। तो स्क्रीनिंग अ मूवी, कोई मूवी दिखा दीजिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा दीजिए उससे रिलेटेड, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। देखिए, एक चीज़ बोलूँगी, कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको पहचानना होगा कि इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या होगा। क्वेश्चंस की डिमांड क्या है, आपको ये समझना होगा। अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर लो कि आप खुद समझ लो कि इस प्रॉब्लम का इससे बेस्ट सोल्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1। तो पैडागोजी तो आराम से हो जाएगा, 20 में से 20 ला सकते हैं। फिर विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। मतलब वाटर यूज पे ना डिस्कशन हो रहा है। अब भाई क्लास में ब्लैक बोर्ड भी है, तो क्या हमें उसे यूज करना चाहिए, किस तरीके से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लिखा हुआ है कि आप जो है कॉन्सेप्ट, विषय वस्तु और मुद्दे के आधार पर जो भी बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको लिखें, अरेंज करें। जी हाँ, देखिए ये बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड। आपने बच्चों से पूछा, तो मान लो अमन ने बोला कि हमको पानी जो है बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए, टैप वगैरह बंद रखने चाहिए, तो आपने अमन लिख के ऐसे लिख दिया। दूसरे बच्चे ने बताया, तीसरे बच्चे ने, तो अगर आप उनके रिस्पॉन्स लिखोगे ना, वो काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे कि आपने उनके आंसर्स को लिखा है। बाद में भले से आप करेक्ट कर दो, बट हमको बोर्ड का इस्तेमाल इसी तरीके से करना चाहिए, ठीक है। आप अरेंज करो रिस्पॉन्सेस को, जो भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, थीम एंड इशूज, ये सारे टॉपिक्स आपको लिखने चाहिए बोर्ड पे, ठीक है। तो ये तो होगा ही। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं, मतलब खाली तेज बच्चा जो है, जो केवल पढ़ने में अच्छा है और आपको लग रहा है कि फटाफट आंसर दे रहा है, आप उसके आंसर लिख दो, ये गलत होता है, ठीक है। हमको सारे बच्चों को देखना है। विद्यार्थियों की बातों को सुनो, लिखो मत, ये तो एकदम ही गलत है। तो पैसिव क्लास हो जाएगी, आप उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस चुपचाप खड़े हैं, बच्चों का सुन रहे हैं। चर्चा में कही गई सारी बातों को लिखो, मतलब बच्चा कुछ भी बोल रहा है ना, सब कुछ लिखते जाओ, नहीं। आपको क्या मैंने बोला है, अराउंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्स आता है आपको उसको बोर्ड पे लिखना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक टीचर उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अभी हाल फिलहाल में हमारा कोर्ट वाला चैप्टर खत्म हुआ है। तो इस तरीके
आप ये जो सारी चीज़ें कर रहे हो ये आपके किस उद्देश्य को पूरा कर रहा है? कि आपराधिक न्याय प्रणाली खत्म हो गई, आप बच्चों को लेके चले गए कोर्ट में, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? कुछ तो गोल होगा ना इसके पीछे। चलो देखते हैं। देखो, न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना, बच्चों को एक्सपीरियंस कराना, वकील, न्यायाधीश और कर्मचारियों की क्या भूमिका है उस पर बातचीत करना, और जब बच्चा वहाँ जाएगा वो अपनी आंखों से देखेगा, सुनेगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। यही तो हमारा एम होता है ना, कि हम बच्चों को अगर कोई चीज़ सिखानी है तो अगर आप उस जगह पर लेकर जाते हो, ठीक है, जैसे आप हम बच्चों को घुमाने लेके जाते हैं नेशनल पार्क, जो ये क्यों लेके जाते हैं? ताकि बच्चा खुद से एक्सपीरियंस करे। सो ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम सही है। अब ये है कि न्याय पाने में आने वाली चुनौती को दिखाओ तथा बच्चों के अंदर भय पैदा कर दो, डर, क्या वो दोबारा कभी ना जाए। ये तो गलती कभी नहीं करनी है, खत्म, भी तो हो ही नहीं सकता है। विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर बच्चों को डरा दो। वाह, बच्चों को डराएंगे क्यों? और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करो। ये तो एकदम ही गलत है। हमें बच्चों को डराना नहीं है, हमें बच्चों को सिखाना है। सो केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये भी आपका पैडागोजी का ही प्रश्न था। अभी सारे पैडागोजी आ रहे हैं, अभी कुछ देर में ज्योग्राफी आने वाला है। निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में मिसकंसेप्शन है? हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शन अपनी लाइफ में ऑलरेडी रहता है। ऐसा लगता है कि बस ये पास हो जाए, नौकरी मिल जाएगी, और भर्तियाँ आती नहीं है। ये देखा ही होगा आपने, अभी जैसे यूपी में चल ही रहा है, बस लगता है कि बस भर्ती आ ही जाएगी। तो निम्न में से कौन सी ऐसी सामाजिक विज्ञान का कॉन्सेप्ट है जो कि मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों को? सबसे पहले तो ये मोस्टली लोगों को लगता है ना कि भाई सोशल साइंस एक आर्ट्स का विषय है और इसका कोई भी यूटिलिटी नहीं है। ये मोस्टली लोगों को रहता है, जो कि गलत है। इससे बेस्ट सब्जेक्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो चलो भैया, ये तो है ही एक मिसकंसेप्शन, इसको टिक करते हैं। या प्राकृतिक विज्ञान इससे बेटर है, मतलब जो नेचुरल साइंस होता है ना वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको पढ़ के ना हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो सामाजिक विज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। कई बार आपने देखा होगा लोग ऐसा बोलते हैं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक तो ये है कि सामाजिक विज्ञान को बस रटा जाता है, ये भी मिसकंसेप्शन है। समझने वाला ही टॉपिक है ये। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों को, फिर से वही है कि अगर आपने सोशल साइंस से किया हुआ होगा ग्रेजुएशन चाहे जो भी, तो आपको नौकरी लेने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर वो भी गलत ही है। तो सारे के सारे ही एक तरीके से भ्रांत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शन है। सो ऑप्शन नंबर 41 का हमारा हो जाएगा तीसरा, ABCD। क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, एक यूटिलिटी नहीं है इसकी कोई भी, और रटना पड़ता है, साइंस के आगे तो ये टिक ही नहीं सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 ऐसा मिसकंसेप्शन है जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। उष्णकटिबंध की, मतलब कि उष्णकटिबंध तो सभी को पता ना, टॉरिड जोन, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाना है। अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है A से D तक। तो इन चारों में से कौन सी बच्चों को नॉलेज पहले होनी चाहिए, प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए? वैसे होना तो सभी का चाहिए, बट पूछ रहा है कि अगर आपको उष्णकटिबंध टॉरिड जोन समझाना है तो इसमें से किन की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए? देखिए, ग्लोब की तो होनी ही चाहिए, इंसुलेशन एंड अक्षांश, इन तीनों की प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। सो 42 का आपका हो जाएगा BCD, ऑप्शन नंबर 2। कुछ ऐसे भी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, कुछ लोग चारों ही लगा कर आएंगे, बट चारों वाला ऑप्शंस भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 42 का आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपको अभिकथन, एजर्शन एंड रीजन दिया गया है। एजर्शन में लिखा हुआ है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि जो नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ था ना, फ्रॉम सिविक्स टू पॉलिटिकल साइंस, एक तरीके से ये इसलिए किया गया था कि फोकस करना है कॉन्टेम्पररी इंडिया पे, दोबारा से फोकस लाने के लिए। और इसका तर्क दिया गया है कि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। बताइए कौन सा सही होगा? देखो, दोनों एकदम सही है, क्योंकि हम लोगों ने नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान ये नामावली इसीलिए किया था ताकि समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान दोबारा से लाया जा सके। ये अगर नहीं पता है आपको तो नोट कर लेना, ये रीज़न यही था, क्योंकि आपको पता ही है कि जो अनिष्ठता बढ़ रही थी भारतीयों में, और उस समय जो भारतीय स्कूल था उसके पाठ्यचर्या में भी नागरिक शास्त्र उस समय आया था। तो एक्सप्लेनेशन भी सही है और दोनों को दोनों स्टेटमेंट भी सही है। तो हम जाएंगे 4 के साथ, ठीक है।
नाउ 44। और आप खुद देखिए कितने लेंदी क्वेश्चंस हैं। 1-लाइनर एक भी क्वेश्चन अभी तक आपको मिला? बिल्कुल भी नहीं, डिटेल में पढ़ना है। इसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करेगा। देखिए वुमेन आपने देखा होगा, और डिस्क्रिमिनेशन, ये आपके पॉलिटी में ना अलग से पूरा चैप्टर ही है। महिलाओं का योगदान, किस तरीके से महिलाएं जो काम करती हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लोग नहीं करते हैं क्योंकि एक तो उसमें सैलरी नहीं मिलती है, प्लस लोग सोचते हैं अरे घर का ही तो काम है। ये पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा था। तो बच्चों में जो हमारे सोसाइटी में जो महिलाएं हैं वो जो काम करती हैं उसको लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है कौन सी एक्टिविटी? चलिए पहले देखते हैं। फर्स्ट, विद्यार्थियों को महिलाओं व पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखो। बोल दो बच्चों से कि बच्चों स्लोगन लिखिए। आपको क्या लगता है ये सही होगा? क्या एक स्लोगन लिखवाने से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ये एक्टिविटी बिल्कुल भी सही नहीं है। उन्हें मतलब भी नहीं समझ में आएगा। हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल, ठीक है। विद्यार्थियों को यह निरीक्षण करने के लिए कहो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करें कि ऐसा क्यों है। हम बोल सकते हैं कि ठीक है बच्चों, आप अपने घर में ही देख कर आओ कि आपके मम्मी कितना काम करते हैं और आपके पापा कितना काम करते हैं। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन बेस्ट नहीं होगा कि उसको एक लाइवली एग्जाम्पल्स मिलेंगे? तो ये सबसे बेस्ट है। सी है कि विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाओ और इसका उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहो। क्लास में ही आप दिखा दीजिए। बहुत सारे आपने देखे होंगे स्कूल्स होते हैं, गर्ल्स की जो है अगर आप देखो ना नंबर्स, धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे क्लास में जाएंगी उनके नंबर्स कम होते जाते हैं। इवन वो आती भी नहीं है, हफ्ते में 2 से 3 दिन ही आएंगे। तो जब वो आएंगी नहीं, उनका बेसिक नहीं होगा, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगी, तो आगे नौकरी में भी बड़ी दिक्कत होगी। तो हम ऐसा ऑब्जर्वेशन एक्टिविटीज़ अपने क्लास में करा सकते हैं। दोनों की दोनों ही सही हैं, स्लोगन को छोड़ के, बी एंड सी। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, एंड लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दें प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो 45, पूरे स्क्रीन पे भी नहीं आ रहा है। चलिए, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न को पूछा जा सकता है? और हमने ये भी पॉलिटी में किया था जब हम आपको डेमोक्रेटिक वाली टॉपिक पढ़ा रहे थे। मैंने आपको बताया था राजतंत्र में राजा का शासन होता है और लोकतंत्र में आपको पता ही है कि हम सबका अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का। याद है कि नहीं है बताना जरूर। तो शासन व्यवस्था पे हम क्लास में जो है टॉपिक पढ़ा रहे हैं और बच्चों को हमको जागरूक करना है, उनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है। तो किस तरीके के प्रश्न हम उनसे पूछ सकते हैं वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच अंतर बताओ। तो वो तो 3 अंतर बता देगा ना। यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ डेवलप हुई, कौन सी जागरूकता आई? एक क्वेश्चन आपने रटाया वो बता देगा, किताब से रट के ही बता देगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं वो भी बता देगा, उसने जो पढ़ा होगा या जो आपने ही बताया होगा। इसमें भी कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो रही है, दूसरा भी खत्म। हमने देखा, हम ये बोल सकते हैं, बच्चा भी बोल सकता है कि हमने देखा कि किस तरीके के प्रश्न को पूछा जा सकता है उनकी थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। तो मैं ये प्रश्न पूछ सकती हूँ क्योंकि कोविड ही आया था, आपने देखा होगा। एंड कोविड के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का जो बोझ था आपने देखा होगा डॉक्टर्स के ऊपर थे, जो स्वास्थ्य कर्मी थे, चाहे वो पुलिस हो, जो लोग भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उनके ऊपर था और कितने बुरी तरीके से पड़ा। तो क्या आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ पर जो है जो व्यवस्था है उसमें और भी डेवलपमेंट होनी चाहिए? क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित दीजिए, ये बेस्ट है। और नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। आपने यह देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है तो हमारे आसपास पानी जम जाता है और आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला लेते हैं। स्थानीय राज्य या केंद्र में से किस स्तर की शासन व्यवस्था के आसपास आप शिकायत करोगे? बताओ। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए हम जाएंगे शासन व्यवस्था के पास, और इससे क्या बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी? ये तो सोसाइटी के ही लोगों को मैनेज करना है ना। ये कौन सी आपकी पूरी शासन जो है अगर देखा जाए शासन व्यवस्था से रिलेटेड हो गया, ये तो एकदम ही जायज़ नहीं है प्रश्न। हम ये बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि बच्चों देखो कोविड आया था और उस समय सबसे ज़्यादा जो बर्डन था वो डॉक्टर्स के ऊपर, जो भी स्वास्थ्य कर्मी थे उनके ऊपर पड़ा। तो क्या आपको लगता है कि बेहतर सेवा शर्त की मांग को लेकर जो लोग वो सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं वो जायज़ है?
हर बच्चा अपना आंसर लिखेगा, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव, बट यहाँ पे ओपिनियंस आएंगे, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी क्योंकि वो मल्टीपल वे में सोचेगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। 46 देखिए, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना लेसन प्लान के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य लर्निंग आउटकम इस प्रकार लिखती है कि विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। मतलब उसने लिखा कि ठीक है, बच्चे जो हैं ये अभी हमने पढ़ा ना साप्ताहिक और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें डिफरेंस करने में एबिलिटी है कि वो डिफरेंस कर सकते हैं। तो इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों को अपना क्या प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी, जिससे कि मुझे लगेगा कि यस बच्चे जो हैं बच्चों के अंदर एबिलिटी है कि बच्चे जो है आराम से इसका डिफरेंस बता सकते हैं। तो आखिर में बच्चे ऐसा क्या अपना प्रदर्शित करेंगे? क्या वो अपनी एप्लीकेशन को दिखाएंगे, समझ को, विश्लेषण को, या फिर ज्ञान को? बताइए। बहुत ही बेस्ट आंसर है। और जब भी आपको कहीं पर भी ऑप्शंस में एनालिसिस विश्लेषण मिले, आप उसको टिक कर देना, क्योंकि एनालिसिस का ही मतलब होता है कि आपने पूरा ही ऑपरेशन कर दिया है उस चीज़ का। मैं आपको बोलती हूँ ना कि क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करो, पूरा छानबीन कर लो कि कहाँ पे कितना नंबर कम हो रहा है। और वही सेम चीज़ है कि बच्चे अगर अपनी एनालिसिस वाले जो है स्किल्स को दिखाएंगे तो मुझे लगेगा कि यस बच्चा इसको आराम से कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये भी देखिए पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। चलो फिर से पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की भारतीय फेडरलिज्म, मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया है। विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए कौन सा मूल्यांकन प्रश्न बेस्ट होगा? मतलब मैं चाहती हूँ कि बच्चे बताएं भारतीय संघवाद के बारे में उनकी समझ क्या है, उनकी सराहना, और इसके लिए कौन सा ऐसा प्रश्न होगा जो बेस्ट होगा। चलो देखते हैं। राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आप डिफरेंस संक्षिप्त विवरण लिखो। दूसरा है शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं। आपके विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था ना होती और सारे फैसले सेंटर के द्वारा लिए जाते। आप जो है संघवाद की परिभाषा ही बता दो। बताइए मूल्यांकन के लिए कौन सा बेस्ट होगा। जहाँ पर मुझे लगेगा इस प्रश्न से समझ बच्चों की विकसित, मतलब जांच सकती हूँ मैं कि बच्चों को पता है या नहीं। तो आप भी जानते हैं तीसरा ही बेस्ट होगा। मैं उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी ना जहाँ पे बच्चा एनालिसिस कर पाए। मैं बोलूँगी कि ये बताओ, अगर राज्य ही ना हो, स्थानीय शासन व्यवस्था ही ना हो, सारे फैसले ही सेंटर के द्वारा लिया जाए तो क्या हो सकता है? हर बच्चा बोलेगा कि ये तो बहुत ही खराब हो सकता है, फिर तो सारी पावर ही खत्म हो जाएगी, सेंटर जो भी कानून बनाएगा वो सभी को मानना होगा, और एक तरीके से बर्डन भी हो सकता है। इसके मल्टीपल आंसर निकलेंगे और यही बेस्ट होता है जहाँ पर आपको मल्टीपल्स बच्चों के व्यूज जानने का मौका मिले। सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए फिर से आपका पॉलिटी का ही क्वेश्चन है। 48 मूल्यांकन संबंधी, मतलब जिसे आप असेसमेंट बोलते हो, प्रश्न है, इस पे आप विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है? एंड मार्क माय वर्ड, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अभी पॉलिटी की क्लास हुई थी और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था और मैंने आपको डिटेल में बोला था कि आखिर में किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। जितने लोग क्लास में प्रेजेंट थे जरूर बताना कि आप नोट्स में भी है इवन कि हम लोगों ने इसको डिस्कस किया या नहीं। अब आप बताओ, क्या एनसीईआरटी से बाहर कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपको? एक एक चीज पूछा है कि आखिर में लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। यहाँ पे बच्चों ने अपना आंसर दिया है और इसमें से कौन सा आंसर आपको लगता है कि बच्चे ने इस प्रश्न को समझा ही नहीं? कुल मिलाकर गलत वाला स्टेटमेंट बताना है। तो मैंने मूल्यांकन के लिए पूछा कि ये बताओ किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है, लोकतांत्रिक देश को। तो बच्चों ने बहुत सारे उत्तर दिए। अब इसमें से कौन सा ऐसा उत्तर है जो कि विद्यार्थी, ऐसा हमें लग रहा है कि अरे बच्चे ने इस प्रश्न को समझा ही नहीं, गलत आंसर दे दिया। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। अब विद्यार्थी सी है, उसने बोला कि देखो संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कोई प्रबल समूह अशक्त समूहों पर अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। जी हाँ, बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यक पे दबाव न बनाए, ये सुनिश्चित करता है। सेकंड, संविधान हमें एक नियमावली देता है कि जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। अब मैंने क्या क्वेश्चन पूछा कि संविधान की जरूरत क्यों होती है, भाई रीजन बताओ। अब इसने क्या बोल दिया कि संविधान तो हमें एक नियम देता है कि हमारा शासन कैसे चलेगा। नहीं, आप रीजन बताइए कि अगर मान लीजिए, क्योंकि जो रीजन मैं पूछ रही हूँ, अगर संविधानी लोकतांत्रिक देश में मान लो संविधान नहीं हो, उसके कितने सारे आपको जो है नुकसान देखने को मिल सकता है।
तो क्वेश्चन तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि रीजन फाइंड आउट करना है, और इसने बोल दिया कि नहीं भाई देखो एक नियम आता है उसी के सहारे हमारा देश का शासन चलेगा। हाँ ठीक है, ये बात सही है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं सही है, तो दूसरा तो गलत हो जाएगा। पहला तो एकदम सही था, क्योंकि संविधान की जरूरत इसीलिए है ताकि कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित ना कर पाए, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर हो, गरीब हो। ठीक है। डी देखिए, संविधान में वे नियम हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि अल्पसंख्यक उस किसी भी चीज से वर्जित ना हो जो कि बहुसंख्यकों को नित्य उपलब्ध है। अभी मैंने आपको बताया अगर संविधान नहीं होता ना तो ये जो बहुसंख्यक हैं सारे फायदे इन्हीं को मिलते, और अल्पसंख्यकों के साथ उनकी दशा क्या होती वी कांट इमेजिन। तो इसीलिए संविधान है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ें बहुसंख्यकों के लिए है और अल्पसंख्यक को मिल ही ना पाए, तो संविधान भी इस चीज़ की पुष्टि करता है। नेक्स्ट विद्यार्थी ने बोला कि संविधान उन नियमों को दिखाता है जो कि हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से रक्षा करते हैं। कोई पार्टी आई जो कि जिसको बहुमत मिल गया, अब संविधान ही ना हो तो आप सोचिए वो देश का क्या हालत होगा। तो संविधान भी ये बहुत सारे नियम देता है कि चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाएं, आप जो है इससे अलग कुछ भी अपने नियम कानून नहीं बना सकते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास हमारा संविधान है। ठीक है, तो गलत क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ओके, 48 का सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, फिर से पढ़ने में ही समय चला जाएगा तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लो क्योंकि काफी लेंदी क्वेश्चंस आएंगे। निम्न कथनों को पढ़ो और सही विकल्प का चयन करो। अभिकथन ए एंड बी, मतलब एजर्शन एंड रीजन। अब इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पति के बारे में समझाने हेतु स्क्रैप बुक एक बढ़िया तरीका है। आप लोगों ने स्क्रैप बुक यूज किया होगा ना, हम लोगों ने मतलब मोस्टली लोगों ने किया होता है कि हम अलग अलग चीज़ों को दिखाने के लिए इवन प्लांट्स वगैरह भी आपने देखा होगा ऐसे चिपका के उसके नीचे उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखते हैं। हर एक पेज पे प्लांट्स का कुछ सैंपल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है। सबसे बेस्ट तरीका होता है स्क्रैप बुक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो स्क्रैप बुक है उसका मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पे होगा। मतलब बच्चों को आपने बोला चलो ठीक है बच्चों स्क्रैप बुक बनाओ, अब किसी ने हीरे मोती जवाहरात सब जड़ दिए और आपने उसी को नंबर दे दिया, भले से अंदर कुछ नहीं है। हमें सामग्री पे उसने कितने रुपए का खर्चा किया है इस पे फोकस नहीं करना है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। तो इस वजह से ये तो एकदम गलत। इसने लिखा है ना मूल्य के आधार पे, कभी भी आपको मूल्य के आधार पे नहीं करना है कि कितने का मटेरियल लगा है, ओनली ए। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा क्योंकि आर गलत है। ठीक है, 50 देखिए, एक आया थोड़ा सा आसान सा, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा है। विद्यार्थियों के फैक्चुअल नॉलेज की जांच करने के लिए आप उनसे किस तरीके का प्रश्न पूछोगे? काफी आसान है। अब फैक्चुअल अब क्या हो सकता है? परिभाषा मैं पूछ लूंगी, किसी देश का नाम पूछ लूंगी, कब क्या आजाद हुआ था ये पूछ लूंगी। फैक्चुअल चीजें यही होती हैं। तो परिभाषा मैं बोलूंगी अच्छा बताओ ग्लोब के बारे में समझाओ, वो परिभाषा बता देगा। वर्गीकरण श्रेणी का ज्ञान ये फैक्ट नहीं होती है। आपको क्लासिफाई करनी है, कैटेगरीज करनी है, तो ये आपका फैक्ट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ये स्ट्रेटेजिक नॉलेज ये भी आपका फैक्ट नहीं है। विषय विशेष कौशल का मतलब स्पेसिफिक चीज़ों का ज्ञान ये भी नहीं। आपको फैक्ट चेक करने के लिए सबसे बेस्ट है बच्चों से परिभाषा पूछ लो। ठीक है, 50 का 1। चलो 51। यदि अच्छा कुछ लोग बोल रहे थे कि आप इस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करो, देखो समय मिलेगा तो कर देंगे क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस आने बंद हो गए हैं और इस पे एक ही क्वेश्चंस आता है बस। तो मैं तो ये बोलूँगी अगर आपको नहीं आता है तो इस पे फोकस मत करना, बहुत आसान होता है। रीजनिंग जिसको आती है वो आराम से इसको कर लेगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको स्किप कर देते हैं, 51 को देखते हैं 52। चलो ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो चुका है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं और समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन करो। डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो समुद्री गुफाएं बनती हैं आपने देखा होगा ऐसे। तो ये जो समुद्री गुफाएं तटीय क्षेत्र में बन जाती है ना, इसका रीजन क्या है बताइए, क्यों बन जाती हैं? वेव्स के कारण इरोजन होता है एंड डिपोजिशन बाय वेव्स, मैंने आपको अपने नोट्स में भी लिख के दिया है। तरंगों तथा अपर्दन एवं निक्षेपण, डायरेक्ट यही लाइन ही लिखी हुई है और यही क्वेश्चन पूछ दिया है। ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ध्यान दीजिएगा, जब भी तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं तो उसका कारण होता है इरोजन एंड डिपोजिशन बाय वेव्स, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, पहला ही सही होगा। अगला देखिए, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। ऑब्वियस सी बात है कि हर जगह का एरिया, जैसे आप पहाड़ों के साइड में चले जाओ,
फ्लैट मैदानी क्षेत्रों में आप चले जाएं तो वहाँ पे आपको प्राकृतिक वनस्पति में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगता है? क्यों ऐसा है कि सदाबहार वृक्ष आपको भूमध्यवर्ती मतलब इक्वेटोरियल रीजन के ही पास देखने को क्यों मिलता है? इसका एक ही रीज़न है और आप जानते ही हैं, पढ़ा भी होगा आपने, सिर्फ और सिर्फ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। इसी वजह से सदाबहार वृक्ष हमें भूमध्यवर्ती प्रदेश के पास देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 गलत वाले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी चल रहा है। भारी वर्षा और उच्च तापमान, ऑप्शन नंबर 2। 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से। अक्षांश के बारे में बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा है और वो है लैटिट्यूड्स के बारे में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा जो है वो लैटिट्यूड्स के बारे में सही है। कमेंट्स में आंसर करके बताइए। देखिए पहला लिखा हुआ है उत्तर ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। आपने देखा होगा, ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये आपका बीच में जो है भूमध्य रेखा है, यहाँ पे ये आपका कर्क रेखा है और जो कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। ये नीचे का आपका दक्षिणी गोलार्ध में आता है और यहाँ पे आपका मकर रेखा होता है। और लैटिट्यूड्स के बारे में पूछ रहा है। लैटिट्यूड्स आप जानते हैं ना, ऐसी रेखाएं होती हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि एक तो ये आपका मकर रेखा किस में होता है, दक्षिणी गोलार्ध से ही होकर जाती है। और ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि अक्षांश के बारे में पूछा है आपसे, ठीक है, ना कि आपको विषुवत रेखा के बारे में आपसे नहीं पूछा है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती ही नहीं है भाई, ये तो गलत है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। सो इसका ऑप्शन नंबर 2, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। चलिए 55 ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई जो काल्पनिक रेखा है हम उसे कहते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इक्वेटर, ऑप्शन नंबर 1। इसमें तो सोचना भी नहीं पड़ेगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। फैक्ट वाली चीजें आप एग्जाम में बहुत जल्दी कर लोगे अगर आपको आता है तो। ग्लोब के बारे में सही कथन का चयन करो। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बताइए। यस, लैटिट्यूड्स भी है एंड लॉन्गिट्यूड्स भी है। यह अपने अक्ष पर झुकी, टिल्ट है थोड़ी सी, आपने देखा होगा पृथ्वी की ही तरह। सो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है। यह पृथ्वी का एक ट्रू मॉडल है, जी हाँ, तभी हम इसको बच्चों को भी क्लास में देखा होगा आपने, समझाते हैं। यह अंडाकार प्रवृत्ति में नहीं है, ओवल शेप में नहीं है, ठीक है, तो ये बात गलत है। डी वाला छोड़ के ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए और लाइक्स कर दीजिएगा क्योंकि बोलने में काफ़ी एनर्जी लग रही है बट मैं पूरा ही इसको कराना चाहती हूँ। समताप मंडल की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ने के लिए आदर्श क्यों होती हैं? मैंने कितनी बार आपको बताया है, स्ट्रेटोस्फीयर में प्लेन इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, बादल मुक्त होता है, मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, यही एक रीज़न है बस, और कुछ नहीं। तीसरा, यहाँ पर अभी आपको पता है ओजोन परत किस लेयर में है, बताओ। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, समताप मंडल में है। एक आपका तीसरा होगा, खत्म कर दो सारे ऑप्शन ही, आंसर आ गया। यही एक तरीका है, ठीक है। रेडियो प्रेषण आपको पता ही है, वायुमंडल में है। मौसम संबंधी घटनाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। पतली वायु आपकी बहिर्मंडल में होती है जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फियर। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। एग्जाम में कोशिश करो एलिमिनेट करके तुरंत आंसर निकाल के आगे बढ़ो, एक एक मिलाने मत। अब जैसे कुछ लोग हैं, ओजोन परत, समताप मंडल, सारा कटा। अब मैं क्या करूंगी, अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 निकल के आया है, गोला बना के आगे बढ़ूंगी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक एक दोबारा से मिलाएंगे ऐसे ऐसे सेटिस्फैक्शन के लिए। भाई टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसलिए आपका एलिमिनेशन के थ्रू जो आंसर आता है टिक करो, आगे बढ़ो। चलो ये देखिए, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है और डायरेक्ट आपको मेरे नोट्स में मिलेगा, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये देखिए, एक मिनट, गोला गलत बन गया। ये टॉरिड जोन होता है, ये सबसे गर्म इलाका होता है और यहीं पे ये उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के पास, इसलिए गर्म महासागरीय जलधारा है और कोई रीजन नहीं है इसका, ठीक है। तो गलत पढ़ने की जरूरत है ही नहीं अगर आपको सही पता है। ऑप्शन नंबर 4। चलो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक, ये सभी को पता होगा, हमने पढ़ा हुआ है कि कृषि के प्रकार होते हैं जिसमें आपकी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है अलग अलग जगह पर जाकर, वाणिज्यिक होती है, कमर्शियल, गहन जिसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा, चलवासी पशुचारण, ये हो गया। किस प्रदेश में होते हैं ये आपको बताना है।
चलिए बताइए। सबसे पहले आपको पता ही है कि जो थिकली फॉरेस्टेड एरिया होते हैं ना, वहीं पर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। एक जगह का एरिया साफ किया, दूसरी जगह पे गए, फिर तीसरे जगह पे गए, तो ए का होगा तीसरा, तो एलिमिनेट करिए, खत्म खत्म खत्म, आ गया दूसरा, गोला बनाओ, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। कमर्शियल वाला आपको पता ही है कि ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, शीतोष्ण घास के मैदान में। और जो आपका गहन निर्वाह कृषि है ये आपका होगा जहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। और चलवासी पशुचारण आपका जो डी है इसका हो जाएगा अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश। तो कुल मिलाकर दूसरा। ठीक है। अभी हिस्ट्री आपका लास्ट में आएगा, तो हिस्ट्री के लिए आप वेट जरूर करना, क्योंकि हिस्ट्री आप मई से पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऊर्जा संसाधन पे गलत बात बतानी है। कौन सी गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में? देखिए, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होता है, सही है। रीन्यूएबल एनर्जी होती है सौर ऊर्जा, दोबारा से आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, जी हाँ। जो विंड एनर्जी होती है ना वो नॉन पॉल्यूटिंग होती है। बट इसमें लिखा है कि ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है, टाइडल एनर्जी खत्म हो जाएगी। नहीं, ये भी रिन्यूएबल ही है। सोलर एनर्जी, आपका टाइडल एनर्जी, ये सब जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी ही होती हैं। अब ये नहीं है कि टाइडल एनर्जी भी आपका खत्म हो जाएगा, तो ये बात गलत है, और जो गलत है वही हमारा सही होगा। सो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामान को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? देखो, प्लेन वगैरह बड़ा महंगा होता है, आप जानते हो, बहुत कॉस्टली पड़ेगा। ट्रेन वगैरह से समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो और बड़े आकार का सामान भी दूर के लिए करना है, तो जल मार्ग सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। तो 62 का 1। अगला क्वेश्चन, अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को हमें बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो कौन सा है? नॉन रिन्यूएबल, या फिर रिन्यूएबल, या फिर ह्यूमन मेड, या फिर अबायोटिक? देखिए, हमें अगर अपने एनवायरनमेंट को बचाना है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकें, बार बार यूज़ कर सकें, और वो होती है नवीकरणीय संसाधन। सो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासी जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा, तो अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए, ऐसे डांस मुद्रा में गुड़िया उठा ली। ये क्या दिखाता है? अभी हमने पॉलिटी में किया भी था आदिवासी, कि लोगों ने ना अपने मन में एक सोच बना ली है कि अरे आदिवासी तो बड़े पिछड़ी सोच के होते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। ये क्या है बताइए? तो ये है स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादी सोच है जो कि काफ़ी समय से चलती आ रही है कि ठीक है भाई, आदिवासी है ना, डांस करेंगे, मुकुट पहनेंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनेंगे, और ये सोच होती है स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर 2, रूढ़िवाद। अगला क्वेश्चन, किसी के प्रति पूर्वाग्रही हो गए हो आप, मतलब पूर्वाग्रही का मतलब कि आपने उसके बारे में अपने हिसाब से सोच बना ली है, इसका क्या मतलब है? और ये हमेशा नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता है। तो अगर आपने किसी के प्रति पूर्वाग्रही आप हो चुके हैं, चाहे वो आपका दोस्त हो, कोई भी हो, तो आप उनको ना एक नकारात्मक रूप से देखेंगे, उन्हें आप श्रेष्ठ मानेंगे, जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करेंगे, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करेंगे, और इसमें से छांटिए। सबसे पहले तो आप उनको नकारात्मक रूप से देखोगे, आप उनको महान कभी नहीं मानोगे, क्योंकि पूर्वाग्रही हमेशा नेगेटिव वर्ड होता है। तो आप उनको अपने से श्रेष्ठ तो मान ही नहीं सकते, बी हटा ही दो, बी हो ही नहीं सकता है, जहाँ जहाँ बी है उसको काट दो, अपने आप आंसर आ गया। जो लोग भिन्न हैं, जो आपसे अलग होंगे, आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भी भेदभाव करोगे, ये होता है पूर्वाग्रही। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 66, एजर्शन रीजन, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। क्या यह बात सही है? जी हाँ, यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। संघीय का मतलब ही होता है मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, और ये हमने फेडरल वाले चैप्टर में, जो कंट्री वाला चैप्टर था हमारा पॉलिटी का, उसमें हमने पढ़ा था। दोनों की दोनों बातें एकदम सही हैं। सो 66 का 4। ठीक है, और आपके कितने स्कोर आ रहे हैं बताइएगा जरूर।
ये लीजिए, कल ही अभी हमने 1989 SC/ST का जो देखा था, अगर जो लोग कल क्लास में प्रेजेंट थे वो बता पाएंगे कि निम्न में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। और मैंने आपको बोला था अखाद्य पदार्थ, गंदी चीज़ें, ये जो हम करते हैं, पूरा एक एक स्टेटमेंट उसमें मैंने आपको बताया था कि ये काम करने पे उनको सज़ा मिलेगी। वही सेम चीज़ पूछ रहा है, याद होगा आपको अगर जिसने कल की क्लास देखी होगी। देखिए, उल्लंघन के रूप में किया गया है कि मतलब अगर आपने ऐसा काम किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। SC/ST एक्ट के अधिनियम के थ्रू है। ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति लोगों के विरुद्ध हिंसा, वायलेंस बाय अपर कास्ट पीपल अगेंस्ट स्केड्यूल्ड कास्ट पीपल। अगर आप ऊंची जाति के लोगों के द्वारा अगर ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई गलत काम किया जा रहा है, पनिशमेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपने कुछ आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए विवश कर दिया है, और ये सेम लाइन लिखी हुई थी किताब में, ये भी है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजाति भूमि के दोहन की अनुमति देना, अलाउइंग नॉन ट्राइबल टाइम्बर, मतलब आपको पता है ना कि उस पर अधिकार किसका होगा, एक आदिवासी का होगा। गैर आदिवासी को आपने अनुमति दे दी है तो ये भी इस चीज का उल्लंघन करेगा, ये भी सही है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, शादी की तो कोई बात ही नहीं थी उसमें, तो आप सॉरी पेन गिर गया है, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, तो आप डी को काट दो। ठीक है, ABC ही होगा। शादी करना ना करना ये इंसान के पर्सनल चॉइस होती है, ये कोई उल्लंघन नहीं है, तो ओनली ABC। और अच्छा लग रहा होगा आपको कि आपको सारे कंटेंट में से सारे आंसर्स, क्वेश्चंस ऐसे अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। मिड डे मील, और कल हम लोगों ने मिड डे मील जो है पढ़ा था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि इसका एक सबसे अच्छा रिजल्ट निकला कि लोगों के अंदर जो कास्ट वाली चीज़ें थी ना, उसको ये ख़त्म किया। एक दलित महिला वो खाना बनाएंगी, सारे बच्चे किसी भी धर्म जाति के हों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं मिड डे मील स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन योजना में विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल दिया है। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में भी कमी आई है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। पहले बच्चे भूखे आते थे और वो चले जाएंगे, फिर वो वापस ही नहीं आएंगे खाना खाने के बाद, और अब ऐसा नहीं है। इसी बहाने एटलीस्ट जो एनरोलमेंट है वो बढ़ गया है। ठीक है, जो कास्ट वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म हुई हैं, और बहुत जगह दलित महिला ही खाना बनाती हैं। ठीक है, तो ABCD सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए 69 पे चलते हैं। एंड एक सेकेंड, ऐसे बैठने क्लास लेने में भी बड़ी दिक्कत होती है अगर एक साथ आप कंटिन्यू बना के ले रहे हैं तो। चलिए देखिए 69 वाला, निम्न में से, एक मिनट ऊपर रख देती हूँ, हाँ, निम्न में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं, बताइए। सारे ऑप्शंस पढ़ के आप एक एक आंसर दे सकते हो। देखो पहला लिखा हुआ है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। अगर आपने वो न्यायिक वाली चीज़ें हमने देखा था तो मैंने आपको बोला था कि इसको अलग रखा गया है। हमारी जो न्यायिक जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी राजनेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में नहीं है, और यही बेस्ट चीज़ है। अदरवाइज अगर उनके कंट्रोल में होती तो आप देख ही सकते हो फिर हम कहाँ जाते हैं, ना तो हम कोर्ट में जा सकते हैं ना ही किसी नेता के पास जा सकते हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा प्रोविज़न है जो कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था की फ्रीडम, स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। पहला पढ़िए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती, एकदम सही बात है। अगला, न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, हाँ इनका टेन्योर फिक्स होता है, आई थिंक 65 उम्र इतनी होती है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकता है, जी हाँ, पार्लियामेंट में इसका कोई डिस्कशन नहीं होता है। तीनों सही हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, क्या ये बात सही है? हमने इसमें बात की है स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की, और ये लाइन गलत लिख दिया है हमने। क्या इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसमें से ऐसा कौन सा प्रोविज़न है जो कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था को की स्वतंत्रता को मनाता है? शपथ दिलाने में स्वतंत्रता कहाँ से आ गई? भले से स्टेटमेंट सही हो चाहे जो हो, बट क्वेश्चन क्या पूछा था, स्वतंत्रता कौन फिक्स कर रहा है? यहाँ शपथ दिलाने से कौन सी स्वतंत्रता आ जाएगी? तो ये तो गलती है ना। डी, ABC, ऑप्शन नंबर 4 ABC। ठीक है,
कई बार क्या होगा ना, ऑप्शंस में लोगों को लगेगा अरे डी भी तो सही है, और वो क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन आपने एग्जामिनर ने आपसे पूछा क्या है। बारीकियों से पढ़ो, स्वतंत्रता सुनिश्चित, और ये वर्ड ही आपके लिए तय करेगा कि आंसर कौन सा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा किया गया काम को लोग इग्नोर कर देते हैं, इसके पीछे का कारण बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ये तो चाहे हम कुछ भी बोलें कि हमारी जो मदर होती हैं वो बेस्ट होती हैं, वो घर का काम करती हैं, बट उनके कंपेयर में किसी और की जो मदर है अगर वो ऑफिस का काम कर रही हैं तो लोग जो है ना ऑफिस वाली महिला की ही सराहना करेगा। काम वाली जो घर में काम करती हैं महिलाएं, उनको डी वैल्यू कर देते हैं, उनके काम की कोई वैल्यू नहीं करता है। एक तरीके से अवमूल्यन हो जाता है कि घर की में जो काम करती हैं महिलाएं, उनके काम को अनदेखा करने का यही रीज़न है। तो इसका कार्यालय काम का अति मूल्यन, ओवर वैल्यूएशन है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है। घरेलू काम में समय लगाना, ये भी कोई रीज़न नहीं है। पैट्रियार्की चल रही है, ये भी नहीं, घरेलू काम का अवमूल्यन हो चुका है। जो हाउस होल्ड वर्क है ना, उसका डिवैल्यूएशन हो चुका है इसी वजह से। मतलब अगर हम खुद ये देखना बंद कर देंगे, हम खुद से अप्रिसिएट करना बंद कर देंगे, हम लोगों ने ही तो किया ना, उसको डिवैल्यू कर दिया, अनदेखा कर दिया, उनकी जो पूरे सुबह से लेकर शाम तक की जो पूरी मेहनत है। सो ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहाँ से आर्टिकल का क्वेश्चन, 3 से 4 आर्टिकल पूछेगा, 15, 17, 21। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को अनुदित किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। एक ही आर्टिकल है और कल ही पढ़ा है, याद है या नहीं? अनुच्छेद 21 बार बार बता रही थी मैं, जिसमें आपका राइट टू फूड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पोल्यूशन फ्री वाटर एयर, ये सब कुछ आ जाता है। तो ये आपका कौन सा फंडामेंटल राइट? अनुच्छेद 21 है, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, और ये भी पढ़ा हुआ है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से भिन्न है, और इनके दोनों के बीच के भेद की पहचान करने वाले सही विकल्प की जांच कीजिए, और यहाँ से आपको सही विकल्प बताना है। तो चलो, ऑप्शन में ए लिखा है कि अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और ये हम ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात सही है। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। जी हाँ, हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं इनके अधिकारों की सुरक्षा, मतलब प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ये बात भी सही है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। मतलब इंडिया और यूएसए दोनों मेंटेन करते हैं स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस अफेयर एंड स्टेट अफेयर्स, ये तो बात ही गलत हो गई। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य जो है वो धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है, ये भी गलत है। केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बीच बीच में आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस मिलेंगे ही। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इसका मतलब क्या है? पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष समान कानून का पालन करना होगा। आप चाहे कितने भी बड़े अमीर ज़्यादा हों, आप कोई बड़े राजनेता हों, लेकिन ट्रैफिक रूल्स आपको भी फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो केवल गरीब के लिए है, तो कानून सभी के लिए है, पहला सही हो गया। देन, कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, वर्ण, धर्म, जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये भी बात सही है। यहाँ पे लिख रहा हुआ है, यहाँ पर देखिए कि असमानताएं समाप्त हो गई हैं, इनइक्वालिटी सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, एंड देन उसके बाद से देखिए, अच्छा आप मुझे बताओ, इतने सारे नियम बने हैं, संविधान भी है, क्या फिर भी आज के समय में भेदभाव नहीं होता है? होता ही है। ठीक है, क्या कानून केवल कुछ लोगों के लिए बना है? संविधान में तो लिखा है भाई सबको फॉलो करना है, बट उसका फॉलो कौन करता है? आप मुझे बताओ। तो इनइक्वालिटीज़ तो अभी भी हैं, समाप्त कहाँ हुई हैं? तो ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा, सी तो हो ही नहीं सकता है। सी जहाँ जहाँ है हम उसको हटा देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे है सी मैंने उसको हटा दिया, आंसर आ गया पहला। यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर और गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। कोई भी नौकरी निकलती है, कोई भी चीज़ होगा, उस पर अधिकार हर एक नागरिक का होगा। सो ऑप्शन नंबर डी। सो तीनों के तीनों सही हैं, पहले के साथ जाएंगे। ठीक है,
चलिए 74, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको काम दिया हुआ है और यहाँ पे रोजगार के प्रकार हैं, ठीक है, और नीचे से आपको मैच करना है कि कौन सा सही है। मतलब ये मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बट आप इसमें से बताइए कि कौन सा सही मिलान है। राजमिस्त्री मतलब जो घर वगैरह बनाते हैं, मजदूर ही तो होते हैं ना, सही है। घरेलू कामगार जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं, ये भी अनियमित मजदूर होते हैं, फिक्स तो होते नहीं हैं, ये भी सही है। एंड सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनको किसी सरकार ने नहीं रखा, ये अपने खुद के लिए रोजगार क्रिएट किए हैं। जो दुकान में सुपरवाइजर होते हैं वो क्या बिजनेसमैन होते हैं? गलत। ABC यही सही है, ऑप्शन नंबर 2 74 का, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत करीब हैं 90 क्वेश्चंस के पास, 60 क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ता जो प्रवेशन है, माइग्रेशन है, उसके परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है। क्योंकि देखिए शहरी क्षेत्रों में ना, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि माइग्रेशन की वजह से जो भी औद्योगिक स्थल है उसके आसपास ना स्लम एरिया बहुत हो गई है। तो ये आखिर में ऐसा क्यों है? ये जो माइग्रेशन हो रहा है इसका रीज़न क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक तो गांव में अब काम रोजगार नहीं है, बेचारे जो गांव के लोग हैं वो कौन सा काम करेंगे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको शहर तो जाना ही पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति हो गई है, डिटेरियोट हो गया है शहरी क्षेत्रों में जीवन के स्तर में अधोगति। तो क्या ये होगा? ये नहीं होगा, ये कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, शहरी क्षेत्रों में हमारी लाइफ बड़ी ख़राब हो गई है, पोल्यूशन बहुत है, तो फिर लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे? लोगों का रीज़न तो कुछ और है ना जाने का, क्योंकि गांव में उनको काम नहीं मिल रहा है, ना कि इस वजह से। एकदम अपोजिट ये लिखा था, ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन। जी हाँ, इवन आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में ना मजदूरी भी बहुत कम मिलती है, तो ये एक तो रीज़न है ही। नाउ सी, घटती हुई कृषि उत्पादकता, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है जो पहले बहुत होती थी वो भी घट चुका है, ये भी एक रीज़न है। तो फिर वो कौन सा काम करेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल, अगर गांव में स्किल वर्कफोर्स बहुत बढ़ गया है तो फिर वो शहर में क्यों जाएंगे? तो ये तो गलत ही हो गया। ओनली B एंड C, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 76, सार्वजनिक सेवा, आपने पब्लिक सर्विस वाले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था। तो इसमें से आपको बताना है कि जो 4 एग्जाम्पल्स लिखे हैं इसमें से कौन सी सेवाओं को आप सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित करोगे? बताइए, पब्लिक सर्विस कौन सी है? तो पुलिस की सर्विस पब्लिक सर्विस ही होती है, ये तो सभी जानते हैं। एंड जो जुडिशियल सर्विस है ये भी हमारे लिए ही है। एजुकेशनल सर्विस भी पब्लिक सर्विस ही है। कंस्ट्रक्शन सर्विस, मतलब कहीं पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो पब्लिक सर्विस है, तो सारे लोग जाके अपने नाम नहीं लिखवा लेंगे? ये काहे का हो गया पब्लिक सर्विस? ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ओनली A, B एंड C, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए 77 पे चलते हैं। चलिए फाइनली हिस्ट्री का जिसको इंतज़ार था वो आ चुका है, और यहाँ से आपका 77 से लेके आई थिंक 90 तक 12 से 15 क्वेश्चंस आपके पूरे हिस्ट्री के हैं, ठीक है। तो आराम से बैठ जाइएगा, और मैंने भी, मेरा बार बार पेन ही नीचे गिर जा रहा है, एक सेकेंड। देखिए 77 का जो क्वेश्चन है ये इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध वाला टॉपिक था ना हिस्ट्री का, उसी से पूछा गया है कि 1883 में इल्बर्ट बिल के लागू करने पर विरोध हुआ, क्यों? बताइए। और इसको मैंने बहुत बार इवन क्लास में भी ये डिस्कशन किया हुआ है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखो इसके बहुत सारे रीजंस थे, बट यहाँ पे जो लिखा है, एक तो इस बिल का विरोध इसलिए किया गया था क्योंकि पहले तो ये जो ब्रिटिश थे वही कानून बनाते थे, वही मुकदमा चलाते थे। अब इस बिल में ये लिखा गया था कि भारतीय भी जो है ब्रिटिश या फिर यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमा चला सकता है, तो अंग्रेजों को बर्दाश्त कैसे होगा? अच्छा, ये भारतीय हम पे मुकदमा चलाएंगे, इसलिए इसका विरोध हुआ। दूसरा था कि इस बिल ने अंग्रेज और जो भारतीय न्यायाधीश है ना उसके बीच में इक्वालिटी लाने की कोशिश की थी, अंग्रेज को ये भी बर्दाश्त नहीं था। बस यही 2 रीज़न है। पहला लिखा हुआ है कि भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। नो, इल्बर्ट बिल के लागू करने का विरोध इसलिए नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था,
ठीक है, ना कि भारतीय ने किया। इसका विरोध अंग्रेजों ने इसीलिए किया था क्योंकि इस बिल में लिखा था कि अब भारतीय भी किसी भी ब्रिटिश पर मुकदमा चला सकता है। ठीक है, बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीश के बीच में इक्वालिटी लाने की कोशिश की थी, ये भी सही है। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था, ये तो होगा ही नहीं। इल्बर्ट बिल तो इसीलिए था ना कि अब हम लोग भी तुम पे जो है मुकदमा चलाएंगे और अब हम भी जो है इक्वालिटी हमें भी चाहिए। सो बी एंड सी ऑप्शंस विल बी राइट। तो आपने देखा कि हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी सब कर लिया और नाउ अभी हमारा जो है टर्न आया है हिस्ट्री का। देखिए, स्वतंत्र भारत के बारे में है और पहला लिखा है कि हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको इक्वल मानता है, लेकिन असल जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। जी हाँ, भले से हमारा संविधान ये बोलता है कि हम सब बराबर हैं, बट रियलिटी में क्या है, कुछ लोग असल ज़िंदगी में जो कुछ भारतीय हैं वो औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। ठीक है, सम इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स। 78 पहला सही है। भारतीय संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम अभी तक साकार नहीं कर पाए हैं। जिस दिन हम लोगों ने अपने भारतीय संविधान में जो आदर्श लिखा है उसको साकार कर दिया, यकीन मानिए हमारा देश सबसे आगे चला जाएगा, किसी के साथ कुछ गलत भी नहीं होगा और ये रियलिटी है। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं। ओके, चलिए 79 खिलाफत आंदोलन, ए और बी लिखा हुआ है, सही बताना है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। ठीक है ना, ये बात सही है। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। देखिए 79 का जो क्वेश्चन है इसमें पहला वाला तो एकदम सही है कि अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत ही सख्त संधि थोप दी थी। बट इसका जो दूसरा ऑप्शन लिखा है कि मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था, ये नहीं वाला जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है। तो ए सही है, बी गलत है। तो 79 का ऑप्शन हाँ पहला नहीं लगाकर इसने आंसर को ही गलत कर दिया। अगला देखिए, नील की खेती, किसने किसने हिस्ट्री का हमारा पूरा नोट्स पढ़ लिया है बताओ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। एजर्शन एंड रीजन, नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक जो है प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे क्योंकि इससे मुनाफा बहुत होता था। तो सबने सोचा कि भाई हम भी ये काम करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये रीज़न था। उसके बाद से इसमें होने वाले अधिक लाभ से ही तो आकर्षित हुए वो लोग। तो बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बागान मालिक बन गए, मतलब बाहर बैठे थे विदेश में, और जब देखा कि भाई भारत में तो लोग इससे बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं तो सब चले आए यहाँ पे, अट्रैक्ट हो गए। तो दोनों की दोनों बातें सही हैं और व्याख्या भी एकदम सही है, तो आप 4 के साथ जाओगे। नील की खेती से एक क्वेश्चन तो हर बार पूछता है। चलिए अब गौतम बुद्ध वाला टॉपिक, कौन सा कथन जो है वो बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम हैं, ये बात सही है। हमारे कष्ट और हमारे दुख, हमारी जो इच्छाएं होती है ना कि टीचर बन गए, अब टीचर के बाद से भाई हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, कुछ और बन जाते हैं, वो भी बन गए, अब उसमें कुछ दूसरी परेशानी हो गई। तो इच्छाओं पर कंट्रोल करो, अदरवाइज हमेशा ही दुख होगा। ये बात तो बोला ही था इन्होंने। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। नहीं, इन्होंने तो इवन ये बोला है कि देखो मैं भी अगर कोई चीज़ बोलूँ ना तो आप उसको पहले अपने दिमाग से उस चीज़ को सोचिए, समझिए। ये नहीं कि मैंने भी कोई बात बोल दी तो आप उसको मानिए, ये तो एकदम गलत है। इन्होंने कभी नहीं कहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ एज इट इज़ फॉलो करो। नहीं, अब तुम्हारे पास दिमाग है, अपने दिमाग से सोचो, तुम्हें सही लगता है तो फॉलो करो। सो सी खत्म, ए एंड बी। ठीक है, बहुत करीब है, हम पूरा खत्म होने वाला है। लाइक कर दो पहले, जल्दी से लाइक वाला बटन दबा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकर में क्या परिवर्तन आया, बताइए। पहला देखिए, अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुलाई, रंगाई का धंधा अपना लिया और यहाँ पर शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हो गई। डिजाइन्स में आपको बहुलता और शिल्पकारों की कला मतलब हिंदी लिखा है क्रिएटिविटी, ठीक है,
ये काफ़ी बढ़ गई। एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली, वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट्स फ्रॉम एजेंट। बताइए। देखो, जब मांग बढ़ी थी तेजी से, तो जो भारतीय बुनकर थे ना भारत के, सबसे पहले परिवर्तन तो ये आया कि इसमें से ज़्यादा लोगों ने कटाई धुलाई और रंगाई वाला काम अपना लिया था। ठीक है। और दूसरा कि वर्किंग ऑन अ न्यू सिस्टम ऑफ एडवांस पेमेंट्स फ्रॉम एजेंट, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर ये लोग एक तरीके से काम करने की नई प्रणाली बन गई। यही दो ऑप्शन सही हैं, बी एंड सी नहीं। सो ए एंड डी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 83 देखिए। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फुले की 1873 में आई किताब किसको समर्पित है? और ये जब हम ज्योतिराव फुले वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बार बार बोला था कि ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है क्योंकि इन्होंने अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था वहाँ पे दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के बारे में बताया है, और इनकी जो किताब है ना वो इन्हीं को समर्पित है। ठीक है। तो ज्योतिराव फुले की 1873 में जो किताब आई थी गुलामगिरी, वो किसको समर्पित है? तो अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ऑप्शन नंबर 3। इसमें से और कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको एक्चुअल जो रीजन है वो याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3। 84 पे चलिए। 2 स्टेटमेंट है, और अगर जिसको एनसीईआरटी की डीप नॉलेज नहीं होगी वो इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो चलिए बताइए। पहला लिखा है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। एकदम सही है। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। मैंने बार बार बताया है कि सतनामी आंदोलन घासीदास जी ने स्टार्ट किया, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच में काम किया, उनको संगठित किया और उनकी स्थिति सुधार करने के लिए आंदोलन किया। दोनों की दोनों बातें सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है, एग्जाम्पल्स। सो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। निम्न में से किसने कुरान की आयत का पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? देखो भाई, हमारे कुरान में लिखा हुआ है। अच्छा, पहले के लोग ना अगर अपनी बात मनवाना चाहते थे, क्योंकि कुछ जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बहुत अंधविश्वासी थे, तो जो पढ़े लिखे लोग थे ना वो लोग ग्रंथों का सहारा लेंगे कि देखो भाई हमारे ग्रंथ में, हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, तो लोग ना मान भी लेते थे। आपने देखा होगा जो सती वाला जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इवन यहाँ पर भी, तो ये किसने कहा ऐसा कि हमारे कुरान में महिलाओं की शिक्षा का अधिकार लिखा हुआ है? बताइए। और ये कहा था मुमताज अली ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हिस्ट्री वाला है। मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके लिखित वाले दस्तावेज ना उतने उपलब्ध नहीं है, इसी वजह से, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। तो वे लिखित दस्तावेज रखते नहीं थे, इसीलिए आपको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं। और कुछ ऐसा नहीं है कि वो नज़र में नहीं आए या फिर वो अलग रहते थे, नहीं। ये लोग अपना उतना लिखित दस्तावेज नहीं रख पाते थे, इसी वजह से हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, पहला। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में सीटेड सोशल साइंस में 55 नंबर भी लेकर आना चाहते हैं ना, तो एनसीईआरटी से मत भागो। एक बार बस पढ़ लोगे ना, आपको खुद लगेगा बहुत आसान है। 6, 7, 8 की एनसीईआरटी इतनी आसान है, बच्चों वाली किताब है। तो अभी भी समय है, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारा नोट्स व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैसेज करके ले लो। 5 से 6 दिन में 1 से 2 बार पढ़ लोगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? ये किसने बोला है? मतलब ये किसके लिए लिखा गया था? रजिया सुल्तान के लिए। आपको पता है कि जब वो बन गई थी, शासन करने लगी थी, तो कई लोगों की नज़र में खटकने लगी और वो ज़्यादा दिनों तक रह भी नहीं पाई। ठीक है। तो ये इन्हीं के लिए बोला गया था कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता, इसीलिए इतनी शानदार खूबी होने के बावजूद भी उसको कुछ मिला नहीं। ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में बोला गया है 2, ऑप्शन नंबर 2। 88 देखिए, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में, टेक्नोलॉजी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। बताइए।
ये बात हो रही है ना कि जो आपकी 12th सेंचुरी थी उस समय टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ था उस समय, इसके बारे में सही बताना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, कि जो आर्कीज बनेंगे ना वो कंस्ट्रक्टेड होंगे ट्रांसफर द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, मतलब मेहराबों का निर्माण जो अधिरचना है उसके भार को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था, स्थानांतरित करने के लिए। केवल यही सही है। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से, और ये आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का है, निम्न में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिलते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और वो है हुंसगी। हुंसगी आपके कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ पर आपको चूना पत्थर से बने हुए औजार मिले थे, ठीक है। हुंसगी कर्नाटक में है ये, ऑप्शन नंबर 4। एंड ये हम फाइनली आ गए सोशल साइंस के लास्ट क्वेश्चन पे, और आपने देखा होगा हमने 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे लोग 60 क्वेश्चंस को 3 से 4 घंटे में करते हैं, मैंने खुद देखा है। ज़्यादा लंबी से लंबी वीडियोस में अगर आपको बहुत कम कंटेंट मिलता है तो स्किप कर दो, फिर चाहे वो क्लास मेरी ही क्यों ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के पहले का जो समय है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का है, ना कि टाइम वेस्ट करने का है। तो आपके जो भी नोट्स है ना आप उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद जो टाइम मिलता है उसको आप इन्वेस्ट कीजिए यूट्यूब के क्वेश्चंस करने में, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा महाजनपद के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? टैक्स वसूलिंग, उसके बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला लिखा है कि आखेटक तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा फिक्स था। चरवाहे को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में टैक्स देना पड़ता था। बताइए, सारे सही है, एक गलत है बस, और वो है ये तीसरा, कि मोस्टली जो फसल होते थे उस पर आधा हिस्सा नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था कि आपको हाफ जो है इसमें से टैक्स पे ही देना होगा, ठीक है। बाकी को तो सारे सही हैं, बस तीसरा गलत है। तो फाइनली यहाँ पे ख़त्म होता है और आपका स्टार्ट हो जाएगा लैंग्वेज वाला सेक्शन। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे बताइएगा, और सच में अगर आपको मेरी ही मेहनत पसंद आई होगी तो आज तो आप लाइक करके जाएंगे ही जाएंगे। 1000 लाइक्स तो कर ही सकते हैं आप। मिलते हैं कल, डेली 5 बजे क्लास होगी और बहुत ही धमाकेदार क्लास आने वाली है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अलग अलग पार्ट वाइज में हम डिटेल में थ्योरी भी कर लेंगे, बट वो थोड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको क्लास मेरी मिल जाए। अच्छा, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत जल्द आपको एक शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। उसके लिए जो लोग टेलीग्राम पे रहेंगे उन्हीं को वो पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, बाकी सबको नहीं मिल पाएगा। तो टेलीग्राम का भी लिंक कॉमेंट सेक्शन में है, वहाँ पे भी जुड़ जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।